सरकार बनी नहीं और हिंसा शुरू हो गई और शेख मुजीब ने जो है कहा कि अब मेरे हाथ से बात बाहर जा चुकी है। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार भी हुए। फिर क्या हुआ आखिरकार कि जब मजबूर हो गए इधर वाले, पश्चिम वाले, कि उन्होंने जो इस्तीफे हुए, उसके बाद जिन लोगों को भेजा टिक्का खान जैसे, तो क्या बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी आ गई थी कि अब इन्हें मारना ही है, पीटना ही है, बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा? सुब्रोटो बताएंगे। बिल्कुल सही। वो आप लोग जो नॉर्थ में कहते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका विस्तार से नरेशन है हसन जहीर साहब के किताब में। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि ये जो किताबें इन लोगों ने लिखी हैं, दे आर वेरी हाई क्वालिटी रिकॉर्ड्स, दे आर वेरी वेल एनोटेटेड एंड सो ऑन। तो जब याकूब खान साहब ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन माई ओन सिटीजन्स, ये बात वेंट बैक टू इस्लामाबाद, एंड विदाउट याकूब खान नोइंग, on the 2nd or 3rd of March, Yahya Khan had made up his mind that he's going to send Tikka Khan. जो पहले ही बलूचिस्तान में he was called the butcher of Balochistan. चर्चित हो चुका बिल्कुल। तो but Yaqub Khan साहब, before he was told by Tikka Khan, he resigned, which is a fact. Had he not resigned, maybe he would have asked to leave, but that's a speculation. तो टिक्का खान साहब आ गए और 15 तारीख को जब टिक्का खान साहब आ गए ढाका में, Yahya Khan came for one last round of talk with Mujib, and he also called Bhutto. तो मीटिंग्स चली मेरे ख्याल से 15 तारीख से 25 तारीख तक, और उसमें एक किस्सा है कि भुट्टो मुजीब साहब एक दिन मीटिंग के लिए आए विद द बांग्लादेश फ्लैग, अपनी गाड़ी पे बांग्लादेश का झंडा लगा के पहुंचे। तो उन्हें समझ में तो आ गया कि इसके इरादे जितने हमारे क्लियर हैं उतने इसके भी क्लियर हैं। तो होता यह है कि टिक्का खान, खादिम हुसैन राजा has left a book called Stranger in My Own Country. तो वो लिखते हैं कि टिक्का खान told him to prepare a plan for a crackdown. So he takes a version of, he takes Operation Blitz, which was already approved by Rawalpindi, and they touch it up, and it is called Operation Searchlight. It's a 6-page document which I have read, and that was not sent as written orders. There were verbal orders given. Why that was done, I don't know. And all the... नहीं, वो तो इकबाल जी बता रहे थे ना, कि उनकी ट्रेनिंग अंग्रेजों वाली ट्रेनिंग थी, जो ऐसे काम कराने होते थे वो लिख के थोड़ी देते थे। लेकिन but खुराफाती काम। But the point is कि ये जो सर्चलाइट था, that is in writing, available. It is in his book. अच्छा, तो 25 तारीख को दोपहर सुबह Tikka Khan calls up Khadim Hussain Raja, and he says, Khadim, it is tonight. Chilling. So 4:30 baje he says, I stepped into the lawns in the Baradari, as he says, to have tea with my wife and Rao Farman Ali's wife. And Yahya Khan leaves Dhaka at about 5:30 in the evening. And raat ko he reaches Karachi at 11:30. A signal comes, and tanks and artillery guns move out of Dhaka cantonment, and the genocide starts. मतलब उस शाम तय हो गया था कि राष्ट्रपति लौट जाएं और अब यहाँ पर जो है कत्ल होगा। अब जो भी विद्रोही होंगे उन्हें मारा जाएगा। लौट जाएं और पाकिस्तान की भूमि पे पहुंच जाएं। उधर वाले, क्योंकि उनको उस समय डर था, वहां से ढाका से कोलंबो जाना पड़ता था, और कोलंबो से फिर, क्योंकि हिंदुस्तान ने, जो आपने किताब में लिखा है कि हिंदुस्तान ने ऊपर से आना जाना बंद करा दिया था, वो किताब में है। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कई बार लोगों को मिल भी जाती है वो ढूंढने से कि उसके पीछे क्या घटना थी। बहुत शानदार घटना है वो, बहुत दिलचस्प है। तो इसके बाद कत्लेआम शुरू हुआ। पहली बात तो ये हुई कि उनका जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप था, दे वेंट एंड अरेस्टेड मुजीब फ्रॉम हिज हाउस इन धनमंडी, and they also wanted to, they had a list of 16. The other person they arrested was Kamal Hussain, who later wrote the Constitution of East Pakistan. तो मुजीब साहब को रात को स्कूल में रखा गया कंटोनमेंट के अंदर, और अगले दिन he was sent to फैसलाबाद, and then he was in solitary confinement in मतलब इधर वाले पाकिस्तान में फैसलाबाद में उन्हें ले आए। Then he was sent to Miawali prison, where he was in solitary confinement for 9 months.
और हमारे जो कमल हुसैन साहब थे उनको हरिपुर जेल में भेज दिया गया। बाकी अवामी लीग के जितने लीडर थे वो सारे इधर उधर हो गए एंड ओवर द नेक्स्ट 6-7 डेज स्टार्टेड गेटिंग इनटू इंडिया। उसके बारे में विस्तार से लिखा है बीएसएफ के जो आला ऑफिसर थे ईस्ट में, उनका नाम था गोलक मजुमदार, आईपीएस ऑफिसर थे। ही वॉज द वन हु कोऑर्डिनेटेड ऑल दैट। इसमें बीएसएफ का बहुत बहुत ही जबरदस्त रोल था, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, लेकिन उस रात से कत्ल शुरू हुआ। हाँ, और मतलब दे डिस्ट्रॉयड द रमना कालीबाड़ी। और ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा 15 दिसंबर तक। कितने महीने हुए? 9 महीने। 9 महीने। वो 9 महीने जिसमें शेख जेल में थे, जी। और जिसके बारे में आप ये बताते हैं कि उन्हें कुछ आइडिया था नहीं कि बांग्लादेश में वो जो आग लगी थी वो बुझ गई है या बढ़ गई है, हो क्या रहा है, उन तक कोई खबर ही ना नहीं। आइडिया था, ना दिलचस्पी थी बाद में पता करने की। जब वो सत्ता में आए और भारत ने उनको गद्दी पे बिठाया तो उसके बाद में उनकी दिलचस्पी गायब हो गई। लेकिन आप इस किताब में ये भी लिख रहे हैं कि जो ये नरसंहार हुआ जिसमें इतनी सारी महिलाओं का रेप है, बच्चियों का रेप हो रहा है, स्टूडेंट्स को खुलेआम मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, घरों में घुस घुस कर पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही है, आप ही लोग कह भी रहे हैं, मैंने भी सुना है कि पाकिस्तानी चैनल्स पर आज वो खुद लोग मानते हैं कि हमारी सेना ने क्या क्या किया, टिक्का खान ने एकदम फ्री हैंड दे दिया, और बाद में टिक्का खान को जाना भी पड़ा क्योंकि इतनी बदनामी हो चुकी थी। दुनिया क्या कर रही थी? दुनिया चुप थी। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो अमेरिकी यहाँ पर कॉन्सुलेट था, वहाँ के अधिकारियों ने अपनी सरकार को मतलब एक तरह से गरियाते हुए इस्तीफे दे दिए। हाँ कि भाई तुम रोक ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। वो रोक नहीं रहे थे क्योंकि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी फॉर द ब्रिज टू चाइना। हाँ, तो वो उसके कारण उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया और कोई तवज्जो नहीं दी कि भाई हो क्या रहा है। और उसी दौर का वो शायद इंटरव्यू है जो इंदिरा गांधी का आज भी उपलब्ध है यूट्यूब पर, जिसमें बहुत तमतमाए अंदाज से वो कह रही हैं कि तो मैं करती क्या। नहीं, वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास है। हाँ, लेकिन जैसे अभी सिंदूर के आसपास हुआ था तब मिसेस गांधी ने 62 या 67 कंट्रीज को, हमारे डिप्लोमेट्स गए थे और हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स गए थे कि मिलने के लिए। हाँ, एक भी देश ने सहानुभूति नहीं दिखाई। वो मेक्सिको का प्रेसिडेंट तो तब ग्लोब्स होते थे ना, वो बोलता हुए है कहाँ, ईस्ट पाकिस्तान है कहाँ। और उसकी एक कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वर लॉट्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वेयर देयर वाज सेसेशनिस्ट मूवमेंट। उन्होंने बोला एक जगह ओके कर दिया तो पूरा हर जगह होगा। और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है कि यू कैन नॉट इंटरफेयर इन अदर कंट्री। तो दैट स्ट्रैटेजी व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड देन एंड द लीडरशिप, इट्स अ मास्टरक्लास। बहुत जटिल परिस्थिति थी। आप तो अमेरिका की बात कह रहे हैं, चाइना चुप था। चाइना भी चुप था। वो भी चुप था, वो भी होने दे रहा था। हाँ। और मेरा ख्याल है कि जो आप अभी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, ये उस वक्त बड़ा इफेक्टिव पॉलिसी रही कि सारे डिप्लोमेट्स निकले, इंदिरा निकली और हर राष्ट्राध्यक्ष से मिले, बताया कि हमारी सीमाओं पर क्या घट रहा है, आपको यूएन की फोर्सेस भेजनी चाहिए। और जब किसी ने कुछ नहीं भेजा फिर फाइनली ये हुआ। ये तो हम जानते हैं, पर एक्चुअली और क्या क्या घट रहा था, ऑपरेशन स्टीपल चेज क्या था, इसके आसपास चीजें क्या हो रही थी, वो थोड़ा बताइए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो वो है जो हम जानते हैं। देखिए, ऑपरेशन स्टीपल चेज जो है एक ट्रिपल कॉर्डन ऑपरेशन था। ट्रिपल कॉर्डन का मतलब ये है कि आपने एक नक्सलवादी कस्बे को आइडेंटिफाई किया। उन दिनों में कोई ड्रोन्स वगैरह कुछ नहीं थे, सैटेलाइट्स भी नहीं थी। तो आपने आइडेंटिफाई किया, आपके खबरियों ने बताया, तो आर्मी ने एक उसको घेरा डाला और उस घेरे के अंदर बीएसएफ ने घेरा डाला, सेकंड कॉर्डन। और फाइनल कॉर्डन जो था वेस्ट बंगाल पुलिस का था, और फिर वो अंदर जाके उन्होंने उनको गोलियों से भून देना था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे हज़ारों में तादाद में नक्सलवादी मारे गए थे। ये 1967, 68, 69, 70, 71 तक ये चलता रहा। और इसका कारण ये था कि जो नक्सलवादी आंदोलन था वो भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। और मिसेस गांधी ने ये समझ लिया था कि जो इसको ख़त्म नहीं किया जाए, क्योंकि पूरे विश्व में लेफ्ट विंग वामपंथी मूवमेंट चल रहे थे, सब जगह में सरकारें गिर रही थी, नई बन रही थी। तो उन्होंने अब ये इसमें एक राहुल पंडिता ऑथर हैं,
एक मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जेकब हैं, एक दो और बंगाली स्कॉलर्स हैं। उन्होंने सब ने अलग अलग इसका वर्णन किया है। लेकिन जो जवाहर सरकार साहब हैं, जो पहले प्रसार भारती के चेयरमैन रह चुके हैं और टीएमसी के राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा इसके बारे में। और मैंने मुझे मेरी याददाश्त जो है, मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया क्योंकि वो उनके फादर इसमें इन्वॉल्व थे। तो नेट ये समझ आती है बात कि 1969 में मिसेस गांधी ने जनरल मानेकशॉ और गोविंद नारायण उस वक़्त थे डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी। कुछ लोगों ने कहा कि वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, कुछ ने कहा कि होम सेक्रेटरी थे, लेकिन इतिहास कहता है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी थे। डिफेंस सेक्रेटरी उस वक़्त केवी लाल थे। तो गोविंद नारायण और मानेकशॉ जी हवाई जहाज़ में जाते हैं कलकत्ते। वो उस समय जाते हैं जबकि जनरल अरोड़ा, जो GOC&C और आर्मी कमांडर थे, वो दौरे पे गए हुए थे कालिम्पोंग, और जेकब से मिलते हैं। तो जेकब से कहते हैं कि हमने ये ऑपरेशन करना है और इस ऑपरेशन के तहत हमने हॉट परस्यूट में बॉर्डर पार करना है और ईस्ट पाकिस्तान में जाके नक्सलवादियों को मारना है। तो इससे ही समझ में ये बात आती है कि जो मुजीब का प्लान था, जो कि 69 में मतलब उसने एक साकार रूप ले लिया था। उस प्लान की शुरुआत भी इस टाइम पे हो रही थी, क्योंकि वो थिंकिंग थी कि भाई इनको कैसे जताया जाए चुनाव में, तभी जीत सकते हैं। जो आप कह रहे जब थे, ये वामपंथी, हाँ, जो मुजीब ने चाहा कि वामपंथियों के वोट मुझे मिल जाए, तो मानेकशॉ ने जेकब से कहा कि तुमको जितनी सेना चाहिए तुम ले लो। तो उसने कोई 90,000 इंडियन आर्मी की फौज ली, और इस ऑपरेशन स्टीपल चेस एंटी नक्सल एजिटेशन के तहत, ये काउंटर इंसर्जेंसी इसे कह दीजिए, उन्होंने आर्मी की मोबिलाइजेशन भी कर ली। सेंट्रल कमांड से, सदर्न कमांड से, ईस्टर्न कमांड से अलग अलग टुकड़ियाँ वेस्ट बंगाल में आ गई। तो मोबिलाइजेशन जो करवाते, तो पता चलता कि भाई फौज आ रही है, तो दूसरी साइड भी अपना उसको अपने डिफेंसेस को सुरक्षा के लिए काम वाम शुरू कर देते। तो अंडर कवर ऑफ ए पॉलिटिकल ऑपरेशन कि भाई हम तो नक्सलियों को मार रहे हैं, और जो वो कहते थे पाकिस्तानी के भाई भारतीय सेना या मतलब टुकड़ियां अंदर आ रही हैं ईस्ट पाकिस्तान में, वो सब नक्सल्स के बेसिस को ख़त्म करने वाली बात थी। तो ये जो सारा कत्लेआम शुरू हुआ स्टीपल चेस का, ये जिसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश की लड़ाई का जो प्रिकर्सर था, वो स्टीपल चेस था। क्योंकि बांग्लादेश की लड़ाई के दो मकसद थे, एक तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाना, और दूसरी जो वामपंथी जो थ्रेट था उसको ख़त्म करना।